Hello, welcome again to our Vigyan Gurukul. This is me, Harsh Sharma, again with the same chapter. ठीक है, हिस्ट्री 1 फ्रॉम ग्रेड 10. लास्ट हम लोगों ने क्लास में करा था ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और हमें याद है कि हमने कैसे ग्रीस को आजादी दिलाई थी. ग्रीस इंडिपेंडेंट हो गया है भाई विद द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल. ठीक है, आपको याद होना चाहिए ये ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ने हेल्प करी ग्रीस को आजादी पाने में. लेकिन यहाँ पे भी खत्म नहीं हुआ, ये तो भी शुरुआत है, आगे अभी हमें बढ़ना है. ठीक है, तुरंत बिल्कुल भी टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग आगे बढ़ते हैं. आई होप यू ऑल आर गुड. आई एम ऑल्सो फीलिंग वेरी गुड टुडे. आगे बढ़ते हैं. द रोमांटिक इमेजिनेशन. अगर आपको देश बनाना है तो ना आपके देश का कुछ रोमांटिक इमेजिनेशन भी होना चाहिए कि ये मेरा देश है, ये भारत माता और गाना, म्यूजिक और डांस, ये हमारा कल्चर है. ये एक इमेजिनेशन होना चाहिए कलेक्टिवनेस का कि ये हमारा देश है. और वो बनता कैसे? वो बनता है आर्ट से, वो बनता है आर्टिस्ट से, वो बनता है म्यूजिक से, ड्रामा से, प्ले से. ये सारी चीजें इमोशन जो हमारे इमोशन को ड्राइव कर देना, तभी देश बनने में हेल्प होती है. बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस रोमांटिक इमेजिनेशन से. देखो, कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है देश बनाने में. जैसा मैंने पहले बोला था आपको, आर्ट हो गई, पोएट्री हो गई, स्टोरीज हो गई, म्यूजिक हो गई, ये एक नेशनलिस्टिक फीलिंग बनाने में बहुत हेल्प होती है भाई. मैं अभी भी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा सुनता हूँ तो प्राउड फील होता है कि दिस इज माई कंट्री. समझ में आ रहा है आपको? मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती. बताओ, ये सारे गाने चाहिए हमको. रोमांटिक आर्टिस्ट जनरली क्रिटिसाइज कि आप रीजन साइंस हर जगह मत डालो. हर जगह जरूरत नहीं होती है रीजनिंग की, साइंस की, लॉजिक की. कुछ जगह मेरा देश लॉजिक रीजन हर चीज से ऊपर होता है. ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया. अब यहाँ पे है ना, जहाँ पहले यूरोप में खाली फ्रेंच को इंपॉर्टेंस दी जाती थी, मतलब रिच लोग फ्रेंच बोलते थे, फ्रेंच जबरदस्ती लोगों के ऊपर डाला जाता था. अब वापस से लोकल लैंग्वेज की तरफ शिफ्ट शुरू हो गया है, लोकल स्टोरी सुनने को मिलने लग गई है. और इससे क्या होता है, आपका देश बनता है. आई मैं आपको एक स्टोरी भी सुनाऊंगा थोड़ी देर में. ठीक है, अब ये जो लोकल लैंग्वेजेस है, लोकल फोकलोर है, ये हमको मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज बनाने में भी हेल्प करेगी. जब आपको पता चलेगा कि आपका कल्चर कितना पुराना है, आपके लोग कितने पुराने, कितने इंपॉर्टेंट लोग रह चुके हैं आपके देश में, तब आप अच्छा देश बना पाओगे. तब आसान होगा ये रिवॉल्यूशन कैरी आउट करना. ठीक है, तब आपके पास फाइट करने के लिए कुछ बेस होगा. यही हुआ. जर्मन फिलोसफर जोहान गॉटफ्रीड हर्डर, इन्होंने बताया कि रियल जर्मन कल्चर जो है वो अब लोगों के पास पहुंचना चाहिए. ठीक है, उन्होंने एक बुक लिखी, डस वॉक. इट वाज थ्रू फोक सॉन्ग्स, पोएट्री, डांसेस, तभी हमें एक रियल नेशन का आइडिया मिल पाता है. ठीक है, कुरपिंस्की, इन्होंने भी नेशनल स्ट्रगल को सेलिब्रेट किया म्यूजिक, फोक डांसेस के थ्रू. ठीक है, तो नए नए सिंबल्स आने लग गए, नए नए आइडियाज आने लग गए, नए नए सॉन्ग्स आने लग गए, और देश बनने लग गया. लैंग्वेज कितना इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज कितना इंपॉर्टेंट है मैं आपको अभी बता देता हूँ, थोड़ी देर में समझाता हूँ. आपको याद होगा हमारा देश इंडिया डिवाइड हो गया था, पार्टीशन ऑफ इंडिया हो गया था, है ना. 1947 में हमारा देश आजाद हो गया था, लेकिन उसके साथ साथ पार्टीशन हुआ. वेस्ट पाकिस्तान बना, ईस्ट पाकिस्तान बना, बीच में इंडिया हुआ. इधर ईस्ट पाकिस्तान था, उधर वेस्ट पाकिस्तान था. वेस्ट पाकिस्तान जब देश बना, ये जब देश बने थे दोनों रिलीजन के बेसिस पे बने थे. पाकिस्तान को बनाया गया था इस्लामिक कल्चर के हिसाब से, इस्लामिक रिलीजन के हिसाब से, आइडेंटिटी के हिसाब से बनाया गया था. लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, अब ईस्ट पाकिस्तान में जो लोग हैं वो भी मुस्लिम है, वेस्ट पाकिस्तान में जो लोग थे वो भी मुस्लिम थे. लेकिन भाई वेस्ट पाकिस्तान में जो लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, उन लोगों ने बोला कि हम उर्दू को अपना नेशनल लैंग्वेज बनाएंगे, हम उर्दू को इम्पोज करेंगे पूरे पाकिस्तान में. अब ईस्ट पाकिस्तान वाले तो भाई उर्दू का कुछ जानते ही नहीं. ईस्ट पाकिस्तान वाले तो बंगाली लोग हैं, उनका लैंग्वेज क्या है, बांग्ला. तो ये वेस्ट पाकिस्तान वाले बोलते नहीं नहीं, हमें ईस्ट पाकिस्तान को कंट्रोल करना, वहां पे भी उर्दू इम्पोज होना चाहिए. ईस्ट पाकिस्तान वाले बोले नहीं, हम नहीं करेंगे. और इस चक्कर में दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई. और फाइनली ईस्ट पाकिस्तान अपने लैंग्वेज के बेस पे एक अलग देश बन गया, जिसका नाम पड़ा बांग्लादेश. ठीक है, ये स्टोरी आप याद रखना कि कोई रिलीजन नहीं डिसाइड करता देश बनने का,
देश बनाना है आपको, तो आपका कल्चर इंपॉर्टेंट होना चाहिए, और कल्चर में लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेजेस। ठीक है, अब क्या हुआ, रशिया ने बहुत सारे ऐसे रीजन्स कैप्चर कर लिए थे जहाँ पे पॉलिश लोग थे। आज जो पोलैंड है, पोलिश लोग थे, ठीक है। अब वहां पे रशिया ने जबरदस्ती वहां के स्कूलों में पॉलिश हटा के, ये लैंग्वेज हटा के रशियन इम्पोज कर दिया। लोगों को गुस्सा आने लग गया। रशिया के खिलाफ लोगों ने आर्म रिबेलियन किया, 1831 में लड़ाई करी, उनको रोकने की भी कोशिश की गई। ठीक है, हर जगह से पॉलिश लैंग्वेज हटा के रशियन लैंग्वेज लेके आने लगे। लेकिन पोलैंड के लोगों ने एक नया तरकीब जताया कि हम रिवॉल्ट करेंगे। क्लर्जी ग्रुप ने, नोबिलिटी ग्रुप ने एक तरीके से क्या शुरू कर दिया, चर्च के अंदर पॉलिश कंपलसरी कर दी। भाई बताओ, वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस इन्होंने बना दिया। बोला नहीं, हम चर्च गैदरिंग में, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन में पॉलिश यूज करेंगे, क्या कर लोगे, यहाँ पे हम करेंगे। इसके चक्कर में बहुत सारे प्रीस्ट को इन्होंने बहुत हार्ड सजा भी दी, साइबेरिया के कड़कती ठंड में भेज दिया, ऐसे ऐसे पनिशमेंट दिए। लेकिन ये लोग रुके नहीं, अपने लैंग्वेज को भूले नहीं। द यूज ऑफ पोलिश केम टू बी सीन एज द सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। तो अगर आपको रशिया के खिलाफ लड़ना है तो आपका लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल होगा। लोग पॉलिश यूज करते थे ताकि रशिया के इलीगल ऑक्यूपेशन के खिलाफ लड़ सके। आगे की बात, अब यहाँ पे यूरोप में काफी प्रॉब्लम शुरू हो गई। 1830s ये टाइम थी जब इकोनॉमिक इश्यूज आने लग गए थे। हर एक कंट्री में अपने इकोनॉमिक इश्यूज आने लग गए थे, पॉपुलेशन बढ़ने लग गया था पूरे यूरोप में। ये हम लोगों ने 19वीं सेंचुरी के टाइम पे पॉपुलेशन बढ़ने लग गया। प्रॉब्लम क्या हुआ, जॉब की प्रॉब्लम आने लग गई। जॉब्स कम थी, लोग ज्यादा थे। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आने लग गई। स्मॉल प्रोड्यूसर्स, उनको कंपटीशन मिलने लगा, मशीन्स बनने लग गई। अभी क्या होता था, पहले लोग है ना हैंडमेड चीजें बनाते थे जिसका पैसा उन्हें ज्यादा मिलता था, पर मशीन आ गई कंपटीशन में, मशीन वही चीज जल्दी बना देती है, तो वो सस्ते में मिल रही है, ये चीज महंगे में मिल रही है, लोग उसकी तरफ जा रहे हैं, तो छोटे छोटे बिजनेसेस बहुत डिस्ट्रॉय हुए। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से टेक्सटाइल प्रोडक्शन, जो छोटे छोटे फार्मर, छोटे छोटे टेक्सटाइल कंपनी ओनर्स थे, उनको बहुत नुकसान हुआ। होम एंड स्मॉल वर्कशॉप्स, ये एक तरीके से समझ लो बंद होने लग गई, उसमें मैकेनाइज्ड हो गया। तो एक तरीके से मशीन्स इंट्रोड्यूस हुए जब, तो लोगों की जॉब छीनने लगी। अब किसी को मैनुअल वर्क नहीं चाहिए था। बात याद रखना, ऐसे रीजन्स में यूरोप में जहाँ एरिस्टोक्रेसी काफी थी, वहां पे पावर, पीजेंट स्ट्रगल अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशंस, ये भी चल रहा था। यानी अब समझ लो पूरा प्रॉब्लम था इसी टाइम पे। फूड प्राइस बढ़ने लग गया, टाउन में, गांव में, हर जगह लोगों को अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स फेस करनी लगी। हार्डशिप्स हुए 1848 तक, तो भाई फूड शॉर्टेज होने लग गया। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से पॉपुलेशन रोड पे उतरने लगी, लोग रोड पे आने लगे, बोले नहीं भाई अब और नहीं सह सकते। बैरिकेड्स लगाए गए कि कोई आके राजाओं को परेशान ना कर दे। लुई फिलिप भाई तो भाग ही गए, इनको जबरदस्ती भागना पड़ा। फिर नेशनल असेंबली ने बोला कि हम अब किसी भी राजा के कंट्रोल में नहीं है, अब हम वापस से रिपब्लिक हो गए। ठीक है, रिपब्लिक बने, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया है लोगों ने, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज लाया, लेकिन फॉर मेल्स। ठीक है, यूनिवर्सल अडल्ट मेल फ्रेंचाइज, 21 साल के ऊपर जितने लोग हैं सब वोट कर सकते हैं, लेकिन खाली मेल। हाँ, ये चेंज कर दिया। आप समझो क्या हुआ है, फ्रेंच में लुई फिलिप हट गए, वापस से रिपब्लिक आ गया है। रिपब्लिक में चेंज, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हुआ है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, बट नॉट फॉर वीमेन, ओनली फॉर मेल। राइट टू वर्क इंट्रोड्यूस किया है। अब नेशनल वर्कशॉप लोगों को ट्रेनिंग दे रही है ताकि जॉब्स और मिल सके। ठीक है, ये सब थोड़ा चेंज हुआ। आप देख सकते हैं पीजेंट्स ने इतना ज्यादा आंदोलन करा था उस टाइम पे। ठीक है, अब हम लोग सिलेशियन रिवॉल्ट 1845 देखेंगे। ये सारी छोटे छोटे रिवॉल्ट है जो बड़ा चेंज लेके आएंगे। अब इशू क्या हुआ वहां पे, कॉटन कॉन्ट्रैक्टर और जो कॉटन वीवर्स थे, एक कॉटन कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं और एक होते हैं जो रियल में काम करते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर क्या करते थे, रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे, उनको ऑर्डर देते थे, लेकिन पूरा काम कौन करते थे, कॉटन वीवर्स। ये कॉटन कॉन्ट्रैक्टर जो थे, इनके पैसे कम कर दिए, सैलरी कम कर दी इन लोगों की, और इन लोगों से पैसे भी लेट, पेमेंट भी लेट करते थे। क्राउड ऑफ वीवर्स मार्च टू द मेंशन ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्टर, और उनको बोला कि अब हमें हायर वेजेस चाहिए, ज्यादा पैसे चाहिए। अब हुआ क्या, वीवर्स के डिमांड को कंसिडर नहीं किया गया, बोला हम ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, बोले कि आपको जो करना है कर लो।
वो लोग प्रोटेस्ट करने आए, उनको जबरदस्ती हटा दिया गया। इनफैक्ट 11 वीवर्स को इन लोगों ने गोली मार दी, जान से मार दिया, ध्यान नहीं दिया गया उनके में। 1848 में लिबरल्स की रेवोल्यूशन शुरू होती है पूरे यूरोप में। लिबरल्स ऑलरेडी तैयार हो रहे थे, हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे भी देखा था। ये जो एजुकेटेड मिडिल क्लास तैयार हो रहा है, ये लिबरल्स हैं और ये लोग रेवोल्यूशन करेंगे। 1848 में बड़ा रेवोल्यूशन शुरू होने वाला है, क्योंकि अब देखोगे पीजेंट्स तो अपना रिवोल्ट कर ही रहे कंट्री साइड में, ये सब तो हो रहा है, लेकिन अब एजुकेटेड मिडिल क्लास और रिवोल्ट करेगा और लड़ाई करने वाला है। ठीक है, ऑलरेडी हमने देखा है कि उनके जो लुई फिलिप थे उनकी पोजीशन जा चुकी है, मोनार्क को हटा दिया गया है, रिपब्लिक आ चुका है, यूनिवर्सल मेल सफ्रेज आ चुका है, ये सब लिबरल्स का किया गया है। यूरोप के अदर पार्ट्स में जहाँ पे अभी कंट्री नहीं बनी है, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, ये अभी कंट्री भी नहीं बनी है, यहाँ पे भी लिबरल मिडिल क्लास तैयार हो गया है। यहाँ मैन विमेन हर कोई अब लिबरल फाइट कर रहा है, कंबाइन हो चुका है। और ये लोग चाहते क्या है, फ्रांस के अलावा और जो कंट्रीज है, फ्रांस तो नेशन स्टेट बन चुका है, फ्रांस के अलावा जो कंट्रीज है जैसे जर्मनी, इटाली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, यहाँ के भी मिडिल क्लास अब रेडी हो रहे हैं, बोल रहे हैं हमें भी देश चाहिए। ठीक है, मेन तो अभी हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। ठीक है, हम मोनार्क के कंट्रोल में नहीं रहना चाहते, हमें आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की दो या वॉट ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म चाहिए, नेशन स्टेट होना चाहिए, हमारा देश एक होना चाहिए। ठीक है, ये चीज हुई। ये लोगों ने काफी चीजों का एडवांटेज लिया जो ऑलरेडी फ्रांस में हो चुका था, इनके पास ऑलरेडी प्रिंसिपल्स थे, इनको पता था कि करना क्या है, इन्हें पता था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, फ्रीडम ऑफ प्रेस लेना है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन लेना है, ये सारी चीजें चाहिए। इन्हें ऑलरेडी आइडिया था कि ये काम कैसे करेगा, बस इन्हें इम्प्लीमेंट करना था। फ्रैंकफर्ट, खैर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की बात करते हैं। अभी मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, आर्टिसंस, ये जो फ्रैंकफर्ट में थे सब लोग एक हो गए थे। अब देखो इसमें कौन कौन है, सुनना, मिडिल क्लास है, ये जो एजुकेटेड लोग हैं, इसी में बिजनेसमैन भी हैं जो गवर्नमेंट को सोचते हैं कि वो रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, और इन्हीं में वर्कर्स ही हैं। अब देखो 1848 की बात है, 831 इलेक्टेड लोग मार्च करते हैं, बोलते हैं कि अब हम लोग अपना खुद का पार्लियामेंट बनाएंगे, जिसे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बोलेंगे, और वो सेंट पॉल की चर्च में किया गया। ठीक है, इन्होंने अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जर्मनी कंट्री के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, बोलेंगे हाँ एक राजा होगा, मोनार्क होगा, लेकिन वो पार्लियामेंट की बात मानेगा, यानी सिंपल कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का कंसेप्ट ये लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में। ठीक है, ये लोगों ने ऑफर किया, बोला कि ठीक है हम ये सारे जो टर्म्स है, प्रशिया के जो किंग है वो हमें कंट्रोल करेंगे, उनका नाम था फ्रेडरिक विल्मम फोर। ठीक है, ये हम पे कंट्रोल करेंगे, ये राजा बनेंगे, लेकिन ये पार्लियामेंट की बात मानेंगे, ऐसा होगा। लेकिन भाई फ्रेडरिक विल्मम ये सारे टर्म्स को मानने से मना कर देते, बोलते हम नहीं मानते तुम्हारे कोई पार्लियामेंट की बात, और हटोगे कि नहीं, नहीं हटोगे, हम अपनी आर्मी यूज करेंगे। मिलिट्री को यूज किया इन्होंने, एरिस्टोक्रेसी को यूज किया इस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को हटाने के लिए, राइट। तो ये जो सोशल बेसिस था, सब लोग अपने अपने लिए लड़ाई लड़ रहे थे, मिडिल क्लास अपने लिबरल आइडियोलॉजी के लिए, बिजनेसमैन अपने फायदे के लिए। इसमें सब लोगों ने वर्कर्स पे, आर्टिसंस पे ध्यान नहीं दिया। मिडिल क्लास भी अच्छे से आर्टिसंस पे या वर्कर्स पे ध्यान नहीं दे पाया, इसी वजह से फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का आइडिया इरोड हो गया, फेल हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है भाई फ्रेडरिक विल्मम, जो बोलते थे कि नहीं नहीं मोनार्की ही रहेगी, आप फ्रांस को ज्यादा देखो मत, फ्रांस की बात क्या मान रहे हो आप लोग, पागल हो गए हो क्या, इज द पर्सन। आगे विमेन की पार्टिसिपेशन, आपको याद होगा फ्रांस भी अभी तक वुमेन को राइट्स नहीं दे रहा है, वुमेन को राइट्स कहीं नहीं मिल रही है, समझ आ रहा है। विमेन का इशू बहुत ज्यादा है, द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट विमेन को भी चाहिए, इसके लिए बहुत सारी लिबरल मूवमेंट हुए थे, लड़ाइयाँ हुई थी, विमेन हर जगह एक्टिवली पार्टिसिपेट करी थी, विमेन ने अपने पॉलिटिकल ग्रुप्स बनाए हुए थे, इनफैक्ट न्यूज़पेपर्स भी छापने लग गई थी विमेन, पॉलिटिकल मीटिंग्स कर रही थी और आज़ादी के लिए लड़ाई भी लड़ रही थी। ये सब के बाद भी उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिल रही थी, पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिल रही थी। जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट सेंट पॉल की चर्च में हुआ, विमेन भी वहां पे आई थी, लेकिन उनको सिर्फ एज अ ऑब्जर्वर रखा गया था। आप सोचो, ये जो नए लोग भी आए हैं, जो लिबरल्स भी आए हैं, वो भी विमेन को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं,
विमेन को उन्होंने विजिटर्स गैलरी में रखा था। तो विमेन का पार्टिसिपेशन रखना नहीं चाहते अभी भी न्यू लिबरल्स भी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे जर्मनी का यूनिफिकेशन। ठीक है, 1848 की बात है। द पॉपुलर एफर्ट ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन फेल्ड इन इंस्टॉलिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन जर्मनी। याद है आपको, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फेल हो गया था, तो जर्मनी कंट्री नहीं बना पाया, अपना कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं बना पाया, हमने पिछले स्लाइड में देखा था। ठीक है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जब फेल हो गया तो ये चीज क्लियर होगी कि अब जर्मनी कंट्री तो बनाना है, जर्मनी कंट्री बनाना है, कैसे भी बनाए। ठीक है, बनाने के लिए मोनार्क की हेल्प लगेगी, आर्मी की हेल्प लगेगी, और जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स हैं इनकी हेल्प लगेगी। 1848 की बात है, प्रशिया ने बोला हम बनाएंगे, हम जर्मनी को यूनिफाई करने वाले हैं। ठीक है, अब बात ये थी कि प्रशियन एम्पायर, मैं आपको मैप दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ये देख सकते हो प्रशियन एम्पायर ऐसे बटा हुआ है, लेकिन जर्मन स्टेट्स और जगह भी है, ये भी जर्मन स्टेट्स है भाई। जर्मनी इधर भी है, जर्मनी इधर भी है, जर्मनी पूरे में फैला हुआ है। तो इतना ही एरिया आप देख सकते हो प्रशिया के पास था, तो जर्मनी कंट्री कैसे बनेगी? तो जर्मन एम्परर ने बोला कि हम बनाएंगे। जर्मनी जो प्रशिया के चीफ मिनिस्टर थे ऑटोवन बिस्मार्क, इन्होंने बोला कि हम बनाएंगे, हम करेंगे जर्मनी का नेशनल यूनिफिकेशन। बिस्मार्क ने बोला कि हम करने वाले हैं, हम ये करेंगे अपनी आर्मी और ब्यूरोक्रेसी के हेल्प से। ठीक है, इसके बाद अगले 3 सालों में इन्होंने 7 वॉर्स लड़ी विद डिफरेंट कंट्री लाइक ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस। वॉर खत्म होते होते जर्मनी एक यूनिफाइड कंट्री बन चुका था। इनके जो अदर प्लेसेस थे जहाँ पे जर्मन्स रह रहे थे वो भी अब यूनिफाई हो गया था और एक जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया। जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया दोस्तों, देख सकते हो आप लोग। ठीक है, अब हम लोग दूसरी कंट्री इटली का यूनिफिकेशन करेंगे। 19th सेंचुरी की बात है, इटली 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था। ठीक है, जिसमें से खाली सर्डिनिया पिडमेंट, उसमें इटालियन लोग रूल करते थे, इटली के किंग रूल करते थे। 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, खाली एक स्टेट में इटालियन रूल करते थे। आफ्टर द सीरीज ऑफ फेलियर ऑफ मजीनी, एक किंग थे मजीनी, ये बहुत फेल हुए, तो इनके बाद पावर आ गई विक्टर इमैनुअल सेकेंड के पास। इन्होंने बोला हम करने वाले हैं इटली का यूनिफिकेशन। कैसे करेंगे? वही सेम वॉर से। ठीक है, वॉर से। कैवर जो थे वो चीफ मिनिस्टर थे, इन्होंने बोला मैं डिप्लोमेटिकली अलायंस करूंगा और आप वॉर लड़ना। ठीक है, और इसके थ्रू, ये डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स के थ्रू, ये फाइनली ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हराने में सफल हुए 1859 में, इनके ही लीडरशिप में, अंडर द लीडरशिप ऑफ। इसके बाद आते हैं गिसिपी गारिबाल्दी, ये आर्मी के हेड थे और इन्होंने बोला कि अब हम पावर कंट्रोल करेंगे। साउथ इटली कैप्चर करा इन्होंने, 2 सिसिलीज कैप्चर करा इन्होंने। ठीक है, और इसके बाद वहां के जो लोकल पीजेंट्स थे उन्होंने भी इन्हें सपोर्ट किया, स्पेनिश रूलर्स को भगा दिया 1860s में। तो 1859 में ऑस्ट्रियन फोर्सेस को भगाया, 1816 में स्पेनिश रूलर्स को भगाया, इटली यूनिफाई हो गया। अगले साल 1861 में किंग बनते हैं विक्टर इमैनुअल सेकेंड। ठीक है, यूनिफाइड इटली के, तो इटली भी एक देश बन चुका है आफ्टर स्ट्रगल। ये आप देख सकते हो, इटली की कंडीशन आपके सामने है, पूरा इटली का मैप। सेंट्रल इटली, लंबोर्डी, वेनिस, पेपेल स्टेट्स, किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज, किंगडम ऑफ सार्डिनिया, पिडमंट। ठीक है, ये सब को यूनाइट किया और एक इटली कंट्री बनी। अब ब्रिटेन का भी केस देख सकते हैं, ब्रिटेन का बहुत ही स्ट्रेंज केस है भाई। देखो ब्रिटेन का केस क्या है, ठीक है, स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन देखने वाले हम लोग। ब्रिटेन में बहुत अचानक से नहीं हुआ, ब्रिटेन का यूनिफिकेशन अचानक से नहीं हुआ, ये धीरे धीरे चल ही रहा था। मैं आपको बता देता हूँ, ब्रिटेन में अलग अलग एथनिक ग्रुप रहती है, एथनिक ग्रुप जिनका अपना कल्चर अलग है, अपना लैंग्वेज अलग है, अपना पॉलिटिकल आइडेंटिटी अलग है। स्पेशली ये 4 ग्रुप, इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट, आयरिश। ये इंग्लिश बोलने वाले, वेल्स बोलने वाले, स्कॉटिश लोग, आयरिश लोग। ठीक है, आगे इनके बारे में और देखेंगे हम लोग। ये सारे एथनिक ग्रुप का अपना खुद का कल्चरल और पॉलिटिकल ट्रेडिशन था, इसमें कोई डाउट नहीं है। इंग्लिश नेशन, सबसे पहले इंग्लिश की बात करेंगे, इंग्लैंड की बात करेंगे हम लोगों ने। ये इंग्लैंड में क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, ये लोग अमीर हुए, इन्हें पावर का इंपॉर्टेंस पता चला, तो ये लोगों ने अपने यहाँ से अपने यहाँ पे इंग्लिश पार्लियामेंट बना दी और मोनार्क को हटा दिया। ठीक है, मोनार्क को हटा के दिया, मोनार्क से पावर ले ली, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया 1688 में।
इंग्लैंड खाली, हाँ एक इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये धीरे धीरे इंग्लैंड सेंटर बन चुका है, इंग्लैंड एक सेंटर बन चुका है। अब इन्हें और अपने देश को बड़ा बनाना है, ये और हिस्से इसमें जोड़ना चाहते हैं। तो इंग्लैंड अभी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन चुका है, इंग्लैंड सेंटर होने वाला है। आगे स्कॉट्स जो ग्रुप है, अब देखो एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में पास होता है, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में ट्रीटी साइन होती है, जिसके हिसाब से इंग्लैंड स्कॉटलैंड इंग्लैंड का पार्ट होगा और इन्हें बोला जाएगा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इंग्लैंड अपना पूरा इंफ्लुएंस स्कॉटलैंड में बना सकता है, इंक्लूडिंग इंग्लिश लैंग्वेज का इम्पोजिशन। ब्रिटिश पार्लियामेंट में ज्यादा से ज्यादा लोग इंग्लिश मेंबर्स होंगे, स्कॉटलैंड के कम ही लोग होंगे, ठीक है। इस तरीके से अब स्कॉटिश आइडेंटिटी छोड़ के ब्रिटिश आइडेंटिटी पे आने लग गए लोग धीरे धीरे, ठीक है। ब्रिटिश आइडेंटिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मीन दैट स्कॉटलैंड डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वे सिस्टमेटिकली सप्रेस, इन पे जबरदस्ती कब्जा किया इंग्लैंड ने, ठीक है। अगर कैथोलिक क्लैन दैट इनहैबिटेड इन स्कॉटिश हाईलैंड्स सफर्ड टेरिबल रिप्रेशन, ये जब भी इंडिपेंडेंट की डिमांड करते थे इनके साथ बहुत बुरा होता था, कैथोलिक ग्रुप्स के साथ भी, क्लर्जी के साथ भी, ठीक है। स्कॉटिश हाईलैंडर्स, उनको बोला उनकी खुद की लैंग्वेज बोलने नहीं दिया जाता था। नेशनल पार्लियामेंट में भी उनकी खुद की लैंग्वेज अलाउड नहीं थी, इंग्लिश का ही प्रीडोमिनेंस था। उनका नेशनल ड्रेस बना दिया गया, जबरदस्ती बहुत सारे लोगों को उनके देश से भगाया गया। ये भी एक आसान तरीका है, ये आपका देश है और ये एक दूसरा जगह है, आपको इसे कब्जा करना है, कब्जा कर लिया आपने एक्ट ऑफ यूनियन के थ्रू। अब बहुत सारे यहाँ के लोग आपने वहां माइग्रेट कर दिए, वो लोग वहां रहने लग गए और यहाँ के लोगों को जबरदस्ती हटा दिया गया। तो ये एक तरीके से आपने कल्चर का एक्सचेंज कर दिया और देश में अपने मर्जी से ट्राई किया कि यहाँ पे सेम कल्चर हो, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आयरलैंड का। स्कॉट एक हमारे साथ आ चुका है, इंग्लैंड इंग्लिश था, स्कॉट आ गया दूसरा एथनिक ग्रुप स्कॉटलैंड का। अब आयरिश बाकी है, आयरलैंड का ग्रुप। अब आयरलैंड में क्या है, मेन दो क्लैन है, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स, ठीक है, दो ग्रुप रहते थे। इंग्लिश ने क्या करा, प्रोटेस्टेंट्स को हेल्प करा आयरलैंड में कि आप अपना डोमिनेंस बनाओ। ऑल दो प्रोटेस्टेंट्स माइनॉरिटी थे, कैथोलिक्स मेजॉरिटी थे। इंग्लैंड ने बोला कि हम प्रोटेस्टेंट्स तुमको हेल्प करेंगे, कैथोलिक ने इंग्लिश ब्रिटिश डोमिनेंस के खिलाफ आवाज उठाई, लड़ाई लड़ी, ठीक है। लेकिन प्रोटेस्टेंट्स किसकी हेल्प कर रहे थे, इंग्लिश की, इंग्लैंड की। रिवॉल्ट करने की कोशिश करी इन लोगों ने, वोल्फ टोन ने, यूनाइटेड आयरिशमैन 1798 में। आयरलैंड ने काफी लड़ाई करने की कोशिश करी, स्पेशली द कैथोलिक्स ऑफ आयरलैंड, उन्हें जबरदस्ती मारा गया, बहुत सारे लोगों को जान से मारा गया इस प्रोपेगेंडा में, मैं बता दूं आपको। और फाइनली 1801 में आयरलैंड को भी यूनाइटेड किंगडम में जोड़ दिया गया। ब्रिटिश नेशन was forced through the propagation of dominant English culture, याद रखना जो ब्रिटिश कंट्री बनी है इसमें इंग्लिश कल्चर को ज्यादा डोमिनेट किया गया, जबकि आयरिश अलग कल्चर है, स्कॉटिश अलग कल्चर है, वेल्श अलग कल्चर है, लेकिन इंग्लिश ने पूरा कंट्रोल जताया सब पे, ठीक है। न्यू ब्रिटेन बना, नया देश बना, जिसका नया फ्लैग बनेगा ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक जिसका नाम है, नया नेशनल एंथम बनेगा, गॉड सेव अस सेव आर नोबल की। इंग्लिश लैंग्वेज होगा उनका क्या बोल सकते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज, और उसी को प्रमोट किया जाएगा। ओल्डर नेशंस वहां पे रहेंगे लेकिन वो एक तरीके के पार्टनर्स हैं, आयरलैंड भी एग्जिस्ट करेगा, स्कॉटलैंड भी एग्जिस्ट करेगा, लेकिन सेंटर क्या है, इंग्लैंड है। ब्रिटेन का सेंटर क्या रहेगा, इंग्लैंड रहेगा। अब देखो देश बनाना है 1819 सेंचुरी में, आर्टिस्ट ने क्या किया है, देश को पर्सोनिफाई करने की कोशिश करी। जैसे भारत माता, हम बताते हैं भारत माता, रियल में कोई भारत माता नहीं है, पर हमने देश को पर्सोनिफाई करने की कोशिश की हमने, ठीक है। They represented country as if it were a person. Exactly. Nations then portrayed as female figures. The female form that was chosen to personify the nation did not stand for any particular women. कोई women नहीं है रियल लाइफ में, इनफैक्ट women को तो इतना केयर भी नहीं करते, बट वो एक सिंबोलिज्म है कि ये देश है हमारा भाई, ठीक है। Therefore the female figure became allegory of the nation. Allegory है वो नेशन के,
ठीक है, सिंबोलिज्म है। फ्रांस में ये कौन थी? मैरियाना, पॉपुलर क्रिश्चियन नेम था विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन। मैरियाना बताती थी कि ये है देश, दिस इज द आइडिया ऑफ कंट्री। जर्मनी में जर्मेनिया बनी, एलिगरी जर्मन नेशन की। इंडिया में हमारी भारत माता बनी। समझ सकते हो आप। देखो, मैरियाना, जर्मेनिया, भारत माता बीच में डाल देता मैं, सॉरी, माफी चाहूंगा मैं। ठीक है, ये थोड़ा सा देख लो मीनिंग ऑफ द सिंबल्स। ब्रोकन चैन का मतलब होता था बीइंग फ्रीड। ठीक है, ब्रिस्ट प्लेट विथ ईगल का मतलब होता था स्ट्रेंथ, पावर। क्राउन ऑफ ओक लीव्स, हीरोइज्म का सिंबल। स्वॉर्ड, रेडीनेस टू फाइट, रेडी है हम लड़ाई करने के लिए। ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, विलिंगनेस टू मेक पीस, शांति का प्रतीक था। ब्लैक, रेड, गोल्ड ट्राई कलर बताता था कि एक लिबरल देश बन रहा है 1848 में। और रे ऑफ राइजिंग सन, न्यू एरा की शुरुआत हो रही है। तो सिंबल्स अलग अलग यूज होते थे। ठीक है, बाल्कन्स का थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। बाल्कन्स का क्या था भाई? मोस्ट सीरियस सोर्स नेशनल टेंशन का जो यूरोप में आया था 1870। ये काफी कंट्रीज आप देखे हो यूनाइट हो गई है, लेकिन 1871 में बाल्कन्स के साथ इशू आया। बाल्कन्स के साथ क्या इशू आया? अब यहाँ पे जियोग्राफिकल और एथनिक वेरिएशन देखे तो आज के टाइम का रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, स्लोवेनिया, सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो, ये सारे लोगों को स्लेव्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्लेव्स कहा जाता है। ठीक है, इन लोगों में भी नेशनलिज्म का आइडिया आ गया था कि हम सब क्या करेंगे, बाल्कन्स को एक करेंगे और ऑटोमन एम्पायर से अपने आप को हटाएंगे और एक देश बनाएंगे। बाल्कन पीपल बेस्ड देयर क्लेम्स फॉर इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल राइट, हमारे एक देश बनना चाहिए। हिस्ट्री को यूज किया उन्होंने और बोला देखो हम ये सब लोग स्लेव्स हैं, हमको एक देश बना के दो। ठीक है, बहुत सारी लड़ाई हुई बाल्कन्स के, यहाँ पे स्ट्रगल किया गया कि हमें एक आजादी चाहिए स्लेव्स आइडेंटिटी पे। अब ये कैसे होगी? ये कैसे होगी? बाल्कन स्टेट्स वे fiercely jealous of each other। अब प्रॉब्लम ये था, आपस में भी ये लोग काफी खुश नहीं थे बाल्कन स्टेट। हाँ, ये लोग सब स्लेव्स तो थे, लेकिन इनकी आपस में लड़ाई हो रखी थी भाई। ठीक है, मैटर्स वे फर्दर कॉम्प्लिकेटेड भी। बाल्कन्स के अंदर बिग पावर राइवलरी चल रही थी कि कौन ज्यादा पावर कैप्चर करेगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड इंटेंस राइवलरी हो रही थी यूरोपियन पावर्स के बीच में। आपको पता ही होगा, ऑटोमन एम्पायर के बीच में कॉलोनीज बना रहे थे सब लोग, अपना नेवी और मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। ये राइवलरी और आगे बढ़ती गई और बाल्कन का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, ईच पावर जैसे रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, ये लोग एक दूसरे के खिलाफ हो रहे थे कि हम अपने पास पावर रखना चाहते हैं। ये लोग चाहते थे कि बाल्कन इनके पास रहे। रशिया चाहता था बाल्कन इनके पास रहे, जर्मनी चाहता था बाल्कन इनके कंट्रोल में रहे, ताकि वो एरिया उनके पास रहे। और इसी वजह से बाल्कन स्टेट्स की वजह से आगे चल के वर्ल्ड वॉर होगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होगा, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट के चैप्टर्स में बताऊंगा। तो ये बिग पावर राइवलरी पूरे यूरोप में फैल गई कि बाल्कन्स मेरे कंट्रोल में रहेगा तो ट्रेड मेरे कंट्रोल में रहेगा, मेरे पास अच्छी आर्मी होगी, मेरे पास बढ़िया नेवल फोर्स होगा, और पूरा यूरोप का एक बिग पावर कौन बनेगा? मैं बनूंगा। ठीक है, इस वजह से आगे चल के होगा वर्ल्ड वॉर। दैट वाज द चैप्टर गाइस। काफी क्विकली समझाया गया है, थैंक यू। मैंने लिख भी दिया है थैंक यू यहाँ पे। काफी क्विकली समझाया गया है चैप्टर। आप इसको रिवीजन के लिए यूज करेंगे, 2 पार्ट में है, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच। माय नेम इज हर्ष शर्मा, दिस इज अभिज्ञान गुरुकुल। आप लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिए। जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। लाइक करिए यार, लाइक करिए फॉर मी। थैंक यू।